हेलो, संपूर्ण रामायण भाग 14 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे राजा जनक जी द्वारा राजा दशरथ को बारात लाने का निमंत्रण भेजना। सुनिएगा। तो धनुष महोत्सव का हुआ जब सुख में परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीताराम विवाह। यूं तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिलानाथ। लोकाचार हो मतलब जो समाज में होता है वो सभी होना चाहिए। नैनों को है लालसा निरखे ये आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह। ऐसा सोचते हैं तो जनक जी विदेह तो कहलाते ही हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह अपनी सुध भूले हुए हैं। कहा है कि जनक जी रहे विदेह विदेह, याद ही नहीं है उन्हें कुछ। फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। श्री राम जी के पास आते हैं और बोलते हैं, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, आप दूल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, आप दूल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे। तुमने तोड़ा है धनुष जोड़ते हैं हम गांठें। वो कहते हैं आपने धनुष तोड़ा है और हम इस संबंध को पूरा करेंगे। तुमने तोड़ा है धनुष जोड़ते हैं हम गांठें, कर्म का हो चुका अब धर्म का बंधन होवे। पहला पूरा हुआ अब दूसरे आश्रम में चलो। कहते हैं कि जो आपकी बाल्यावस्था थी, जो आपका बचपन था, वो तो पूरा हो गया, अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो पहला पूरा हुआ अब दूसरे आश्रम में चलो, पितृऋण जिससे चुके अब वही साधन होवे। खींच कर जिसको चढ़ाया था धनुष शंकर का, उस डोर की बात कर रहे हैं कि खींच कर जिसको चढ़ाया था धनुष शंकर का, वही डोरी तुम्हारे हाथ का कंगन होवे, वही डोरी तुम्हारे हाथ का कंगन होवे। देख ले भक्त सभी, देख ले भक्त भी सेहरे की घड़ी राधे श्याम, लोभ नैनों का इसी लाभ से पूरन होवे। तो प्रेम भरे बात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए कुछ नैन। उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है, बोले कुछ नहीं। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर ये संदेश। उन्हें संदेश भेज दिया अवध में कि अब आप बारात लेकर आ जाइए। तो दोनों ही दिश बन गया बनी बना सावेश। अवध में भी और जनकपुर में भी दोनों ही तरफ बना बनी सा वेश, मतलब दूल्हा दुल्हन सा सुंदर वेश बन गया, सजा दिया गया इतना दोनों देशों को। जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश, प्रेम मगन दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास। जब उन्हें वो संदेश भेज दिया गया तो वो उस संदेश को लेकर गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी बोले, प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस, क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योत जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान अब लोक रीत करने चलिए, गुरुवर सीता बर बरणी से रघुबर बर को बरने चलिए। वो अपने गुरुजी से कहते हैं कि अब आप तैयारी करें और चलें। तो मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। तो आते ही बोले भरत, पत्रिका कहाँ से आई है, फूला न समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है।
वो कुछ सुनकर भी आ रहे थे बाहर, उत्सुकता बहुत जागी हुई थी। तो सुनते तो ये हैं भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए ना भी, कब आएंगे क्या लिखा है। भरत जी पूछते हैं अपने पिताश्री से कि अभी भाई तो आए ही नहीं, क्या कब आएंगे, क्या लिखा है। तो सुन स्नेह संयुत सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गद गद हुए बोले पुलकित गात। बहुत खुश हुए गुरुजी और फिर बोलते हैं खुश होकर, बेटा तुम जो सुनकर आए वह समाचार सब सच्चा है। रवि कुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है, पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गादी तने के नीचे से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है। वो उन्हें कह रहे हैं वशिष्ठ जी को कि उन्होंने अपने चेले से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है। अरे ऋषि शिक्षा में कितना बल है ये दुनिया को दिखलाया है। वो बताते हैं कि ऋषि जो शिक्षा देते हैं वो कितना बल है ये दिखाया है सारी दुनिया को। आ सके ना इससे राम यहाँ, बंध रहे कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर। दशरथ जी कहते हैं कि जो विश्वामित्र मुनि की डोर थी वो अब ढीली हो चुकी है और निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। अब तो जनक जी ने उन्हें अपने बंधन में बांध लिया है। जैसे ही टूटा वहाँ प्रण वाला प्रतिबंध, जैसे ही धनुष तोड़ने वाला जो प्रण था वो टूटा है, वैसे ही मिथिलेश ने अपना संबंध श्री राम से जोड़ दिया है। जैसे ही टूटा वहाँ प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्तों के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। वो कहते हैं कि वो बंधन तोड़ तो नहीं सकते, वहां से रिश्ता बंध गया है तो उसको तोड़ के तो नहीं आएंगे, तो उनको बंधा बंधाया ही लाएंगे, मतलब सीता जी को साथ में ही ले आएंगे। तो गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सहलाद, पहुंच गए क्षण मात्र में घर घर ये संवाद। मिथिला को साजे सभी सजकर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। पूरी अयोध्या जो है वो बारात जैसी सज गई। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। जैसा वंश था, जैसा राजघराना था, उसी के अनुरूप बारात सजकर चल दी। पालकी ऊंट गजरथ तुरंग राजसी साज से सजते हैं, द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं, सदगुरु सुरनायक के समेत यह शोभा देख ल जाए हैं। जो स्वर्ग के देवता भी हैं वो इस शोभा को देखकर अचंभित हो रहे हैं। श्री गणेश कह जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दर्श दिखाया है। जब यात्रा शुरू हुई उन्होंने शंखनाद बजाया प्रस्थान करने का, तो एक
घड़ा भरा हुआ उनके सम्मुख आया, जो उनके अच्छे शगुन का प्रतीक था। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं, अपनी टोली में करते चलते हैं छेड़छाड़, सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई वाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। घोड़े भी इतने सारे थे और सब एक साथ चल रहे हैं। दधिमीन नकुल लोवा आदिक मार्ग में मिलते जाते हैं, जितने भी सुमंगल हैं वो सब उनके सामने आते चले जा रहे हैं। सुंदर मंगल में सभी सगुन सच्चे होने को आते हैं, तो बना दिए थे जनक ने बीच बीच बरवास। बरवास मतलब बारात के ठहरने के स्थान जनक जी ने बीच बीच में बनवा दिए थे। बना दिए थे जनक ने बीच बीच बरवास, जाती थी करती हुई वहीं बारात निकास। उधर से ही निकलती थी बारात और वहाँ पे अपना जो भी खाना था वो सब खा के आराम से चलते थे। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनित ने जनवासा परिमार्जित परम सुसज्जित है, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। इतनी अच्छी तरह सजा रखा था कि स्वर्ग में जो शोभा होगी वो भी वहां पर लज्जित हो गई आके। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी है, या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रकटी है। तो परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था, तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सूर्य दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जित कर, जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती वन वन कर। कितने ही देवता थे, वो अपने स्वर्ग का सुख छोड़कर यहाँ की शोभा देखने को, यहाँ का चैन देखने को, यहाँ की सुंदरता देखने को बराती वन वन कर उसी में शामिल हो गए। तो लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती है। लेखक कहता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो वहाँ का मैं पूरा वर्णन कर ही नहीं सकता। लक्ष्मी के घर में सरस्वती एक सीमा तक ही जा सकती है। वो कहते हैं जो बाहर का बंदा है वो किसी के घर में, लक्ष्मी जी के घर में एक लिमिट तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। इसी तरह मेरी जो लेखनी है, जो मेरी कलम है, उसका भी यही हाल है कि मैं वहाँ की पूरी सुंदरता को लिख ही नहीं सकता। तो सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, गाधी तने ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवा से चलो चलता हूँ मैं साथ। जब श्री रामचंद्र जी ने सुन लिया कि बारात आ गई है, तो उनके मन में अपने पिताश्री से मिलने की उमंग उठी। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने उनके मन की बात बिना कहे जान ली और कहते हैं कि चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बोले जनवा से चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। जब आप छोटे थे तब मैं आपको ले आया था, आज आपके पिताश्री के हाथ में, राजा दशरथ के हाथ में, आपका हाथ में सौंप दूंगा। और इसी के साथ आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे श्री राम जी की बारात की सुंदरता का वर्णन। अच्छा, रामायण का पिछला भाग देखने के लिए आपको साहित्य संगम संपूर्ण रामायण की प्लेलिस्ट पर जाना होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। नमस्कार।